जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाऊं, जाओ सुकृपा निर्मल मति पाऊं। सभा में उपस्थित सभा के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिपाठी जी और हम सभी लोगों के सौभाग्य से यहाँ उपस्थित ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध आचार्य थपलियाल जी, श्रद्धेय त्रिवेदी जी और इस अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के मंत्री हमारे सुहृद प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी, अभिमन्यु जी, इस सभा के संचालक हमारे भाई डॉक्टर अनिल पोरवाल जी, हमारी श्रद्धेया डॉक्टर रेखा शुक्ला जी, डॉक्टर नीलम जी और डॉक्टर पत्रिका जी, अभिमन्यु जी एवं आप सभी जिनका नाम ग्रहण मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ कि यह जो अखिल भारतीय संस्कृत परिषद, जिसकी प्रतिष्ठा संपूर्ण भारतवर्ष में एक अग्रणी संस्कृत संस्था के रूप में है, और मैं अभी हमारे आचार्य प्रयाग नारायण मिश्र जी ने गुरुवर आचार्य कालिया जी का विवरण यहाँ स्मरण किया। काशी में हमारे गुरु जी कहते थे कि कासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वो सभा नहीं है जिसमें वृद्ध लोग उपस्थित न हों। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध आचार्य थपलियाल जी उपस्थित हैं। और गुरु जी का एक वचन ये भी था कि अगर वृद्ध जनों का हम स्मरण करते हैं तो स्मरण से भी उनकी उपस्थिति सभा में हो जाती। प्रत्यक्ष हमारे हमसे भूतकाल में बड़े बड़े आचार्य जो इनसे जुड़े हुए, जो इस परिषद से जुड़े हुए थे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से दिवंगत आचार्य कालिया जी से और श्रद्धेय ब्रजेश शुक्ल जी से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा था। इसी में एक थोड़ा संदर्भ सुना देता हूँ। मैं प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2007 में रिफ्रेशर कोर्स कर रहा था। उस समय परम पूज्य कालिया जी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति थे। मेरे पास वेदांत विभाग से एक थीसिस के लिए, जो थीसिस के गाइड थे वो मेरे मित्र, मेरे क्लासमेट और रूममेट प्रोफेसर राम किशोर त्रिपाठी जी, जो अभी संपूर्णानंद में अद्वैत वेदांत विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेरा नाम गाइड के लिए, मेरा नाम परीक्षक के लिए सजेस्ट किया। तो कालिया गुरुजी ने कहा कि लखनऊ विद्यापीठ में वेदांत की पढ़ाई तो नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि शोध का जो विषय है वो नागेश का अध्यास और अद्वैत वेदांत का जो अध्यास है, इसका एक कंपैरेटिव स्टडी, और झा जी ने उसको पढ़ा है, वो इसके परीक्षक हो सकते हैं। तो कालिया गुरुजी ने कहा कि जब गाइड सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, झा जी हमारे बहुत स्नेही हैं, उनको दे दीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे पहली बार पीएचडी का एक परीक्षक बनाया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में थे और अध्यास के विषय में जितने लोग दर्शन पढ़ते हैं तो अतस्मिन् तद बुद्धि ही, जो नहीं है उसमें वो बुद्धि हो जाना ही अध्यास है। तो इस तरह से मैं केवल स्मरण के लिए, कासा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्ध का स्मरण करने से उनकी उपस्थिति सभा में हो जाती है और वो सभा यशस्विनी हो जाती है। तो इसलिए मैंने उनका स्मरण किया। यहाँ
बोलने के लिए, व्याख्यान के लिए मैंने आदरणीय मिश्र जी से पूछा था कि कोई विषय विशेष हो तो मैं उसमें थोड़ा अनुसंधान करके अध्ययन करके आऊं। उन्होंने कहा आप स्वयं विषय का चयन करिए। फिर पत्रिका जी ने फ़ोन किया तो पत्रिका जी ने कहा कि अधिकांश हमारे यहाँ अध्येता, शोध अध्येता ही ज़्यादातर सुनने वाले होते हैं, कुछ उनके अनुरूप विषय का आप चयन करिए। तो मैं उस समय कुछ चिंतन कर रहा था, तो मैंने लक्षण पदार्थ विमर्श, लक्षण ये सोचा और उस पर कहूँगा आपको। और ये लक्षण पदार्थ विमर्श जो है ये एक ग्रास रूट सब्जेक्ट है। यहीं से प्रारंभ, जब हम कुछ भी पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम, किसी भी वस्तु की सिद्धि करनी है तो वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण से होता है। तो हमने ये ऐसे जो दर्शन और व्याकरण और अलंकार शास्त्र, साहित्य, सभी शास्त्रों में, हमारे संस्कृत के सभी शास्त्रों में लक्षण का बहुत ही महत्व है। जब हम कुछ भी, कोई भी शब्द, माने कोई भी पारिभाषिक शब्द अगर हम उच्चरित करते हैं तो उसमें होता है इसका लक्षण क्या है, फिर लक्षण का लक्षण क्या है। तो लक्षण जो चीज है, हम लक्षण पदार्थ विमर्श जो केंद्र बिंदु मूल जो रखा है उसको हम बताएंगे। और आज मुझे सहसा यहाँ बैठने के बाद और सभा संचालक डॉक्टर अनिल पोरवाल जी के बाद इन्होंने हमारे विषय को कुछ थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट ये कर दिया कि इन्होंने सभा में ये बताया कि मैं 1992 से कंप्यूटर साइंस और आजकल जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। तो इसकी चर्चा भी मैं करूँगा। तो आज का जो प्रदत्त विषय है, मैं पहले सोचता हूँ कि पहले प्रदत्त विषय के मुख्य विषय से हम अलग न हो जाएं, च्युत न हो जाएं, इसलिए मैं पहले लक्षण पदार्थ की चर्चा करता। लक्षण क्या है? तर्क संग्रह, तर्क भाषा इत्यादि जो जिनके कोर्स में कभी जो पढ़ रहे होंगे, सबके वो क्रम में आ ही जाता है, बीए एमए वहाँ तक पढ़ते पढ़ते। और फिलॉसफी में, खास करके दर्शन में, ये लक्षण पद जरूर आता है। तो लक्षण शब्द जो है, तो लक्षण पद का सामान्य तात्पर्यार्थ ये है, असाधारण धर्मो लक्षणम। लक्षण का लक्षण है असाधारण धर्मो लक्षणम। जो जिसका असाधारण धर्म है वह लक्षण कहलाता है। फिर असाधारण धर्म क्या है? तो असाधारण धर्म है जो केवल लक्ष्य में रहे और अलक्ष्य में न रहे। जिसका हम लक्षण कर रहे हैं, असाधारण धर्म जो होगा वो केवल उसी लक्ष्य में होगा, उस लक्ष्य से इतर में वो लक्षण नहीं जाएगा। तो इसीलिए उसको असाधारण धर्मो लक्षणम ऐसा कहते हैं। अब सामान्य रूप से, अब हम जो आप अध्येताओं को जो हम बताना चाहते हैं, ऐसा है कि हमारे दर्शन का जो विकास हुआ है, हमारा भी व्याकरण हमारा विषय है और हमने अपना जो शोध किया वो व्याकरण दर्शन में शोध किया। अच्छा, व्याकरण और दर्शन का क्या संबंध है? अगर आपके मन में जिज्ञासा हो, जैसे व्याकरण जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, हमारे यहाँ मुख्य रूप से ये कहते हैं पदवाक्य प्रमाण। तो पदवाक्य प्रमाण, पद का तात्पर्य है व्याकरण शास्त्र। पद से माने पदत्व विधायक शास्त्र जो है, जैसे सुप्तिङन्तम् पदम, जो पद का विधान करता है, वो है माने जो शब्द की विवृत्ति, शब्द की जो प्रक्रिया है वो बताता है, वो है व्याकरण शास्त्र।
वाक्य शास्त्र मीमांसा शास्त्र को कहते हैं, जो वेद का निर्वचन करता है, और प्रमाण शास्त्र न्याय शास्त्र को कहते हैं। तो मुख्य रूप से कुछ लोग ये कहते हैं कि व्याकरण तो केवल पद शास्त्र है, उनका शब्द निर्माण करना, शब्द की सिद्धि करना काम है, व्याकरण का दर्शन से क्या तात्पर्य है। तो ये उसमें कहने का आशय ये है कि व्याकरण केवल ऐसा है जब हम जो पारमार्थिक चीज है, तत्व है, वो कोई वैयाकरण किसी शब्द का निर्माण नहीं करता है। कोई वैयाकरण किसी शब्द का निर्माण नहीं करता है। जब महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य का प्रारंभ किया, अथ शब्दानुशासनम केशाम शब्दानाम लौकिकानाम वैदिकानाम च, आगे थोड़ा सा और आगे जाकर के एक प्रश्न ऐसा है, पतंजलि के विषय में जो जानते हैं, उनका जो इतिहास है, वो वहाँ उनके लिए शेष विभूषण, शेषावतार कहा जाता था। पतंजलि को शेषावतार, मैंने शेषनाग के वो अवतार थे। और सहस्र फण से महर्षि पतंजलि जब काशी में नागकूप, वहाँ अभी भी स्थल है, वहाँ चेतगंज में नागकूप, वहाँ प्रतिवर्ष वो श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन वहाँ शास्त्रार्थ होता है। काशी विद्वत परिषद के द्वारा वहाँ शास्त्रार्थ का आयोजन होता है। वहीं एक नागकूप एक स्थान है। तो पतंजलि उस कूप में अवस्थित होकर उस कुएं में, और वहाँ से वो जो है, वहाँ से वो पढ़ाते थे अपने छात्रों को। और जब पतंजलि वहाँ से कूप से क्यों पढ़ाते थे? पढ़ाने के समय में, पतंजलि पढ़ाने के समय में अपने मूल स्वरूप में आ जाते थे, माने शेषनाग के स्वरूप में। और उनका निर्देश था कि कोई भी व्यक्ति जो है, जब हम कूप पढ़ाते रहेंगे उस समय कूप में कोई जाकर के झांकेगा नहीं। वो जो किंवदंती है, कहानियां हैं कि कोई एक थोड़ा उच्छृंखल शिष्य था, वो जाकर के झांक लिया तो उनका जो ज्वाला है उससे वो भस्म हो गया था, वही प्रेत हो गया। बाद में महाभाष्य का भी संग्रह उसने किया, लेखन किया। तो कहने का आशय ये है कि पतंजलि महाभाष्य में आगे जाकर के कहते हैं, जब स्वयं ऐसा है, पतंजलि महाभाष्य में जितना भी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष प्रायः सब लोग उससे जानते ही हैं। तो अन्य शास्त्रों में ये होता है कि पूर्व पक्ष कोई उपस्थित करता है, उत्तर पक्ष कोई उपस्थित करता है। महाभाष्य में जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष है, उस दोनों पक्षों का उपस्थापन स्वयं पतंजलि ने किया है। आचार्य लोग कहते हैं कि जब उनके पास सहस्र फण, माने 1000 मुख थे पतंजलि के ओरिजिनल, तो जब 1000, तो किसी एक मुख से वो कहते थे तत्तरहि वक्तव्यम, फिर दूसरे मुख से न वक्तव्यम। तो प्रश्न भी जो है वो स्वयं ही करते थे और उसका समाधान ही स्वयं ही करते थे। तो वहाँ प्रश्न ये आया कि वैयाकरणों के मत में, जब वैयाकरण ये कहते हैं, महाभाष्य में ही प्रथम जो पस्पशाहनिक है उसी में सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, वहाँ जो सिद्ध शब्द है उसका अर्थ है नित्य। तो नित्य सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द अर्थ संबंध। तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे जो वार्तिक है उसका अर्थ होता है शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है, और शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो भी नित्य है। इसी को सिद्धे शब्दार्थ संबंधे को कारिका के रूप में महावैयाकरण भर्तृहरि, हमारे यहाँ भर्तृहरि को महावैयाकरण कहा जाता है। भर्तृहरि के विषय में जो इतिहासकार हैं वो कई भर्तृहरि के नाम से कई आचार्य हुए हैं, लेकिन वाक्यपदीयकार जो भर्तृहरि हैं वही वो भर्तृहरि सिद्धे शब्दार्थ संबंधे इसी वार्तिक को मन में रख करके वो कारिका वहाँ लिखते हैं वाक्यपदीय में, नित्याः शब्दार्थ संबंधाः तत्राम नाता महर्षिभिः सूत्राणां सानुतंत्राणां भाष्यानां च प्रणेतृभिः। नित्याः शब्दार्थ संबंधाः, शब्दाः नित्याः, शब्द नित्य है,
अर्थ नित्य है और शब्दार्थयोः संबंधः नित्यः। तो वहाँ सूत्राणाम सानुतंत्राणाम भाष्यानां च प्रणेतृभिः, सूत्राणाम से पाणिन माने पाणिन के मत में, सानुतंत्राणाम कात्यायन वार्तिककार के मत में, और भाष्यानां च प्रणेतृभिः और भाष्यकार पतंजलि के मत में शब्द नित्य है, शब्द का अर्थ भी नित्य है, और शब्दार्थयोः यह संबंध, शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, तादात्म्य संबंध हम लोग वैयाकरण लोग मानते हैं। तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम तादात्म्यम। तो अब वहाँ पर तादात्म्य का अर्थ अभेद, लेकिन वो अभेद कैसा है? भेद सह अभेद, भेद सह अभेद संबंध है। और वो जो संबंध है शब्द और अर्थ के बीच में, वो शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वो संबंध भी नित्य है। तो जब शब्द नित्य है तो कोई वैयाकरण कहे या कोई छात्र या अध्यापक कि मैं शब्द का निर्माण कर रहा हूँ, शब्द की सिद्धि कर रहा हूँ, वो शब्द की सिद्धि नहीं करता। शब्द तो पहले से ही सिद्ध है, और सिद्ध पद का अर्थ नित्य होता है, जैसा भाष्य में सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में कहा। तो करता क्या? उन्होंने कहा, भाष्यकार ने कहा कि सिद्धस्यैव अन्वाख्यान, जो पद हमारे यहाँ दो तरह के पद, सुप्तिंगंतम पदम, एक सुबंत है एक तिङंत है, दो ही प्रकार के पद समग्र पूरे व्याकरण शास्त्र में पद दो ही प्रकार के हैं, एक सुबंत है और एक तिङंत है। तो ये जो पद है, तो ये जो पद का हम जो विवृत्ति करते हैं, तो ये जो पद है ये दोनों जो ये सभी नित्य हैं। तो सिद्धस्यैव अन्वाख्यानम, पहले से सिद्ध है। हम क्या करते हैं? प्रकृति प्रत्यय विभाग करके, प्रकृति प्रत्यय व्याकरण के कई सारे लक्षण, सामान्य रूप से बच्चे जो पढ़ते हैं प्रारंभिक स्तर में, तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, असाधु शब्दावधिक साधु शब्दान्वाख्यानम व्याकरणम। व्याकरण का एक लक्षण और भी है, प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक शब्दानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम। प्रकृति प्रत्यय का विभाग करके, अब ऐसा है जैसे भवति शब्द है, भवति पद है, तो भवति पद कोई कहता है भवति का हमने भवति सिद्ध कर लिया, तो भवति सिद्ध कर लिया, वो पहले से सिद्ध है। अब भू धातु है, लट लकार है, तिप प्रत्यय है, और वहाँ सप हुआ है, गुण हुआ है, अवादेश हुआ है, तो भवति। तो हमको ये जानना है कि भवति में है, तो भवति में भू धातु है और तिप प्रत्यय है, वर्तमान काल है। तो हमको धातु और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय जो है, प्रकृति प्रत्यय, प्रकृति धातु है, प्रत्यय तिप है, तो उसका जो विवरण है, इस विवरण को हमको जानना है। बाकी वो भवति पहले से सिद्ध है, आज हमारे सिद्ध करने से अनादिकाल से सिद्ध है। और जब हम वैयाकरण लोग शब्द को नित्य मानते हैं, तो नित्य का मतलब, वो नित्य शब्द का अर्थ होता है त्रिकालाबाध्यत्वम नित्यत्वम, जो पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। त्रिकालाबाध्यत्वम नित्यत्वम, ये जो है ये चीज मैंने नित्य का लक्षण है। तो अब ये कहे, कोई ये कह दे कि व्याकरण केवल पद शास्त्र है, पद का निर्वचन करता है, तो व्याकरण में एक सिद्धांत ये भी है कि केवल पद से कोई निराकांक्ष बोध होता नहीं है। पद का केवल मात्र पद का प्रयोजन क्या होगा? शाब्दबोध शब्द सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। तो शाब्दबोध का अर्थ होता है शब्दात् जातः शाब्दः तत्र जातः अण शाब्दबोधः। तो शाब्दबोध जो है वो होता है, जो शाब्दबोध होगा वो केवल एक पद से नहीं होता है। हमारे यहाँ व्याकरण में शब्द को वहाँ स्फोटात्मक शब्द कहा गया है, और उसमें भी जो वाक्य स्फोट है उसको मुख्य माना गया है। वो इसलिए मुख्य माना गया है कि निराकांक्ष बोध केवल वाक्य से होता है। जो निराकांक्ष बोध होता है वो वाक्य से होता है, केवल पद से जो है बोध नहीं होता है।
इसलिए व्याकरण को हम मात्र पदशास्त्र नहीं कह सकते हैं। व्याकरण पद का भी निर्वचन करता है, वाक्य का भी निर्वचन करता है। अगर व्याकरण वाक्य का निर्वचन नहीं करेगा तो वैयाकरण भूषण सार, परम लघु मंजूषा, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा इत्यादि जो ग्रंथ हैं ये सब निरर्थक हो जाएंगे। इन सभी ग्रंथों में शाब्दबोध की ही चर्चा की गई है। वो व्याकरण का दर्शन पक्ष है, वो व्याकरण का दर्शन पक्ष है। अब हम संक्षेप में थोड़ा ये जो लक्षण पदार्थ विमर्श जो विषय रखा था, इसको हम ये बताना चाहते हैं कि असाधारण धर्मो लक्षणम, ये कह दिया। तो असाधारण धर्म जो है वो लक्षण, किसी लक्ष्य का हम लक्षण करते हैं तो जो असाधारण धर्म है वो लक्षण है। फिर धर्मे असाधारण्यंच किम, धर्म में जो असाधारण धर्म है वो क्या है, तो उसको कहते हैं लक्षतावच्छेदक समनीय तत्वम। अब इसको हम संकेत में आपको केवल बताना चाहते हैं। ऐसा है, ये लक्षतावच्छेदक समनीय तत्व जो आ गया, तो आप एक सामान्य जो दर्शन, माने केवल दर्शन में ही नहीं, व्याकरण में भी, अलंकार शास्त्र में भी, और न्याय शास्त्र, वेदांत शास्त्र, सांख्य, योग, ये जितने भी दार्शनिक सिद्धांत हैं, जितने भी दर्शन हैं, उन सभी दर्शनों में नव्य न्याय जो एक न्याय माने एक प्रमुख दर्शन है, उस नव्य न्याय की छाप सभी दर्शनों में गया है। उसका में क्या है, नव्य न्याय में है क्या कि नव्य न्याय जो कोई भी वाक्य जो कहता है तो उन वाक्यों में अवच्छेदक और अवच्छिन्न जुड़ा होता है। हालांकि उसको अगर एक बार अनुगम कर लिया जाए तो अनुगम करने के बाद वो कठिन नहीं लगता है, लेकिन अगर अनुगम नहीं किया जाए तो सुनने में वो कठिनाई लगती है उसको। जैसे सामान्य रूप से हम तर्क संग्रह में पढ़ते हैं, अगर हम व्याप्ति का लक्षण पढ़ते हैं तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, माने जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है। उसके आगे पहले जो है, जब तर्क संग्रह में या तर्क भाषा में जब व्याप्ति का लक्षण करते हैं तो व्याप्ति के लक्षण में पहले उदाहरण है और बाद में उसका लक्षण है। व्याप्ति का लक्षण है साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य नियम का अर्थ है साध्य और हेतु का एक अधिकरण में रहना, साध्य और हेतु का एक अधिकरण में रहना, यह है साहचर्य नियम। और उसका उदाहरण है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ बह्नि है। और इन दोनों का जो एकाधिकरण होना, एक अधिकरण में रहना, एक स्थान में रहना, यही है व्याप्ति। तो सामान्य रूप से ये व्याप्ति का लक्षण जो है ये तर्क संग्रह में ऐसा है। अब न्याय सिद्धांत मुक्तावली में व्याप्ति का लक्षण पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में वहाँ, और इस व्याप्ति के लक्षण के ऊपर एक दो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे गए। एक तो जो तत्व चिंतामणि में व्याप्ति का वहाँ पूर्व पक्ष व्याप्ति और उत्तर पक्ष व्याप्ति। पूर्व पक्ष व्याप्ति में 5 लक्षण किया, और उस 5 लक्षण के नाम पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम पंचलक्षणी। और फिर उसके बाद उसको पूर्व पक्ष व्याप्ति कहते हैं, और उसके बाद एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम उत्तर पक्ष। वो उत्तर पक्ष जिसका है उसका नाम है सिद्धांत लक्षणम, उसमें सिद्धांत व्याप्ति का लक्षण। तो अब ये व्याप्ति का लक्षण, जैसे जो न्याय की जो भाषा है, वो न्याय की भाषा है कि जैसे हनुमान जी का पूंछ बढ़ता है, तो हनुमान जी के पूंछ बढ़ने की कोई सीमा नहीं। उसी तरह से व्याप्ति में जब हम नव्य न्याय के अवच्छेदकावच्छिन्न का प्रयोग करते हैं तो वो असीमित हो जाता है। सामान्य रूप से जिन लोगों ने न्याय सिद्धांत मुक्तावली, कारिकावली पढ़ी होगी या सुना होगा कहीं, तो उसमें
अब व्याप्ति का जो लक्षण तर्क संग्रह में यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही, ये व्याप्ति का लक्षण पढ़ा होगा तर्क संग्रह में। और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में उसी को हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतु समानाधिकरण साध्य सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही। तो ऐसा है, अंत में आ गया वहाँ भी साध्य सामानाधिकरण, हेतु और साध्य का सामानाधिकरण जो है वो वही व्याप्ति है, लेकिन उसके पूर्व में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न ये भी लगा दिया। तो ये जो क्रम है, ये क्रम केवल एक प्रवचन से नहीं होता है, इसका एक क्रम है। उस क्रम से उसको जैसे शिथिलीकरण उसका करना, तो वो करने से, तो अब यहाँ पर जो है, अब मुख्य विषय जो था उसके विषय में कुछ निर्वचन हो जाए तो मैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में भी थोड़ा बताऊंगा। तो अब जो लक्षण है, ये लक्षण में 3 दोष होते हैं। लक्षण के 3 दोष सामान्यतः अध्येताओं के लिए, विशेष करके जो आचार्यगण हैं, ये तो सब विषय बहुत प्रसिद्ध विषय है, इसलिए इससे सब लोग परिचित होते हैं। एक अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और असंभव दोष, ये लक्षण का है। अव्याप्ति का मतलब है लक्षण ऐसा करे कि जो लक्ष्य के एक देश में जाए और उससे संपूर्ण लक्षण न हो। तो लक्ष्य के एक देश में जाना, ये है लक्ष्यिक देश वृत्तित्वम जो है, वे है अव्याप्ति का लक्षण। और अतिव्याप्ति का लक्षण है कि लक्ष्य में जाए और अलक्ष्य में भी चला जाए। और असंभव का लक्षण है कि जो लक्ष्य में जाए ही नहीं। अब इसी को अगर न्याय की परिभाषा में अगर कहा जाए, न्याय की भाषा में, तो न्याय की भाषा में जो कहा जाए तो इसको ये कहा लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अभावक प्रतियोगित्वम। तो लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अभावक प्रतियोगित्वम जो कहा, तो अब हमको ये जानना चाहिए कि जैसे हम गौ का लक्षण करते हैं, सामान्य रूप से शासनादिमत्वम गोत्वम, शासना कहते हैं गाय के गले के नीचे जो लटकती हुई जो वस्तु है उसको हम शासना शब्द से कहते हैं। वो केवल गाय में होती है वो वस्तु, और अन्य किसी पशु में नहीं होती। तो शासनादिमत्वम गौर लक्षणम जो है, गाय का लक्षण शासनादिमत्व गौर लक्षण जो है, वो लक्षण जो है वो निर्दुष्ट लक्षण है। निर्दुष्ट का अर्थ होता है माने सभी दोषों से रहित। और अगर हम कहें कि नीलत्वम गौर लक्षणम, जो नीली है वो गाय है, तो काली गाय में लक्षण नहीं गया, लक्ष्य के एक देश में गया तो अव्याप्ति दोष हो गई। अगर हम कहते हैं श्रृंगुत्वम गौर लक्षणम, जिसके पास सिंह है वो गाय है, तो वो लक्षण महिष इत्यादि, जो महिष इत्यादि में भी लक्षण जिसके जिसके सिंह है वो सब गाय हो जाएगी। ये अतिव्याप्ति दोष है। और अगर हम ये कहते हैं कि एक सफवत्वम गौर लक्ष्य, जिसका एक ही खुड़ हो, ज्वाइंट, वो ऐसा गाय में होता नहीं है, अश्व इत्यादि में होता है, तो वो लक्षण में असंभव दोष हो जाएगा। तो लक्षण में, लक्षण का जो दोष है वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये सामान्य रूप से तर्क संग्रह में इसको कहा। तर्क संग्रह और पदकृत्य में तर्क संग्रह में जो उद्धृत वाक्य है उनमें प्रतिपदों का क्या क्या प्रयोजन है, वो पदकृत्य जो टीका है स्वयं अन्नम भट्ट की, उसमें उन्होंने दिया है। उसके बाद जो न्याय बोधिनी टीका है तर्क संग्रह की, उस न्याय बोधिनी टीका में न्याय के भाषा का आविष्करण हुआ, और उसी न्याय की भाषा के आविष्करण में उन्होंने जो लक्ष्यिक देश वृत्तित्वम जो अव्याप्ति है, उसी को लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण अभावक प्रतियोगित्वम। तो ये थोड़ा स्वाध्याय का विषय है। अब जैसे हम गाय का लक्षण करते हैं,
तो लक्ष्य है गौ, तो लक्ष्य गौ है तो लक्ष्यता हो गई गोनिष्ठा, लक्ष्यता भी गौ में रहेगी। लक्ष्यता का अवच्छेदक होगा गोत्व, और लक्ष्यता का अवच्छेदक गोत्व हुआ तो लक्ष्यता अवच्छेदक समानाधिकरण अभाव प्रतियोगित्व, तो लक्ष्यता अवच्छेदक जो गोत्व हो गया, तो वो जो गोत्व है उसका जो समानाधिकरण, जो उसका जो समान अधिकरण में रहने वाला जो गोत्व है उसमें जो है उसका अभाव हो गया। जैसे अब हम अगर नीलत्वम गौर लक्षणम किया है और वहाँ अगर श्यामत्वम कपिलत्वम अगर गौर है गौ में, तो गौ के एक देश में ही लक्षण गया, तो एक देश में लक्षण जाने से वो जो लक्षण है उसमें अव्याप्ति दोष हो गया, अव्याप्ति दोष हो गया। और लक्षण का निर्दुष्ट लक्षण होने के लिए अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित जो हो उसको कहते हैं, उसको वो लक्षण होना चाहिए। अच्छा, लक्षण इसलिए कि अब ये जो न्याय की भाषा है इसमें जो तर्क संग्रह की न्याय बोधिनी टीका है, वो न्याय बोधिनी टीका से वो नव्य न्याय की भाषा का संचार वहाँ से प्रादुर्भाव होता है। तो उसको भी जानना इसलिए जरूरी है कि आगे चल के जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो वहाँ जो लंबे लंबे परिष्कार आते हैं, तो उन परिष्कारों का अच्छा शब्द ये जो पारिभाषिक शब्द जो न्याय शास्त्र के पारिभाषिक जैसे लक्ष्यता है, अवच्छेदकता है, विषयता है, प्रकारता है, तो इन शब्दों का अगर हम विवरण नहीं करते हैं तो आगे चल के जो परिष्कार हैं वो परिष्कार का अवबोधन हमारे लिए नहीं होता। तो हम ये समझते हैं, और कितना समय? अच्छा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि सामान्य रूप से हम लक्षण का विचार यहीं तक करते हैं। और एक हमारे मित्र और स्नेही, और इन्होंने जो बहुत जोर शोर से मेरे लिए जो कह दिया कि मैं कंप्यूटर से एसोसिएटेड हूँ, तो उसके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। आज का जो समय है, ये इस समय को AI का युग कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1992 में जब मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अपना शोध कार्य, वहाँ अपना रिसर्च वो थीसिस सबमिट करके और IIT कानपुर गया, पहले मुझे लगता था, मुझे वहाँ IIT में प्रवेश किया तो वहाँ 99.9% लोग केवल अंग्रेजी बोलते थे, तो मुझे अंग्रेजी बहुत कम आती थी। लेकिन मुझे बुलाने वाले वहाँ जो थे वो हिंदी बेल्ट के थे, वो मुझसे अकेले में कमरे में हिंदी में बात कर लेते थे। तो जब मैं वहाँ गया तो धीरे धीरे वहाँ के क्रम को हमने कहा ये करना क्या चाहते हैं, मैंने कंप्यूटर और संस्कृत का। तो जो चीज़ मैं थोड़ा समय लगा उसको समझने में, उनका था कि जो हमारे मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर थे प्रोफेसर राजीव संगल, जो बाद में IIT BHU के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे एक दिन समझाया, ये विगत सेंचुरी मैंने जो ये 20वीं शताब्दी की बात, ये तो आज 21वीं शताब्दी का भी 25 वर्ष आधा मैंने एक क्वार्टर बीत रहा है। उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो भी टेक्नोलॉजी जो भी है, सब इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, आयातित प्रौद्योगिकी मेरे पास है। हम कुछ अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमको अपना कुछ, हम अपने रिसोर्स को अगर यूज़ करके
अपने रिसोर्स को अगर प्रयोग करके कोई टेक्नोलॉजी नया डेवलप करना चाहते हैं तो वो हमारा अपना होगा, और अब तक जितना है सब इम्पोर्टेड है। तो फिर उस समय कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आपको, जैसे हमारे यहाँ व्याकरण है, व्याकरण विषय या दर्शन विषय है। अब दर्शन में जो है वो 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। सामान्य जो दर्शन नहीं जानते हैं वो जानते हैं दर्शन एक ही है, एक ही दर्शन, एक ही फिलॉसफी एक है। लेकिन हमारे यहाँ फिलॉसफी एक ही नहीं है, फिलॉसफी के कई भेद हैं, और एक ही व्यक्ति सारे फिलॉसफी के जानकार नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से दूर जो लोग थे ये जानते थे कि इंजीनियरिंग एक ही होती है, टेक्नोलॉजी एक ही है। तो वहाँ जो है जो कंप्यूटर साइंस जो टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर में पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं उसी में एक विषय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कंप्यूटर का ही, कंप्यूटर एसोसिएटेड माने आईटी से एसोसिएटेड सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है, मैं सबका सार तत्व बता रहा हूँ, और एज ए संस्कृत स्कॉलर जो हमने उनके साथ में काम करके जो ग्रहण किया, तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके भी 3 अलग अलग चैप्टर। वो 3 चैप्टर में एक है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, और जो तीसरा है वो मशीन ट्रांसलेशन। तो अब उनको कहना था, जैसे एक सामान्य रूप से हम ये कहें कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो एआई का एक मुख्य माने एक अंश है, उस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि वक्ता कुछ बोलता है, और जो वक्ता बोलता है और हियरर श्रोता जो है वो सुनता है। तो श्रोता जब सुनता है तो शब्द सुन करके और उसको कुछ बोध होता है, सुन करके उसको बोध होता है। तो वक्ता के बोलने में, श्रोता को सुन करके और बोध होने में जो प्रोसेस, जो इंटरनल प्रोसेस है, वो जिसको हम शाब्दबोध कहते हैं। हमारे यहाँ भी शाब्दबोध से, जैसे शाब्दबोध में एक वक्ता है उच्चारण करता है, श्रोता सुनता है, और फिर उसको श्रोता को जो, अब वहाँ श्रोता जो सुनता है, तो ये सभी, ये तो साहित्य में, हमारे व्याकरण में है ही है, साहित्य में भी वृत्ति शब्द, एक वृत्ति जो, जिसको वृत्ति हम कहते हैं पद पदार्थयो संबंधांतरम वृत्ति ही, या नैयायिक लोग कहते हैं बोधजनकता वृत्ति ही। तो अविधा लक्षणा व्यंजना ये भी वृत्ति है ना। तो हम किसी शब्द को सुन करके उसका अर्थबोध कैसे करते हैं? तो अर्थबोध करते हैं कि इदम पदम अस्मिन अर्थे सक्तम, यह पद इस अर्थ में सक्त है, इसका अर्थ ये है। माने अभिधा लक्षणा और व्यंजना के द्वारा हम पद के अर्थ का संग्रह करते हैं। उसमें भी है, नागेश ने मंजूषा में लिखा है कि कोई अगृहीत वृत्तिक है। अगृहीत वृत्तिक है, कोई मघवा शब्द है, और मघवा का अर्थ बिडौजा, मघवा का सीधे अर्थ इंद्र नहीं करके मघवा का अर्थ कह दिया बिडौजा, तो वो अगृहीत वृत्तिक माने वृत्ति का ज्ञान हुआ ही नहीं उसको। और कोई विस्मृत वृत्तिक है, पहले जिसका शब्द का शब्दार्थ का ज्ञान था और वो विस्मय, उसका विस्मृत हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को भी शब्द, उसको भी शाब्दबोध नहीं होता। तो श्रोता और वक्ता के बीच में जो संवाद हुआ, या वक्ता ने जो उच्चारण किया, श्रोता सुन करके जो उसका बोध किया, शब्द से होने वाला जो विजातीय बोध है उसी को शाब्दबोध कहते हैं। तो जो शाब्दबोध हुआ, इसमें भी कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही। तो एआई वाले ये खोजते हैं कि जो यहाँ जो इंटरनल प्रोसेसिंग वाली चीज है, वो उसको हम अगर आधार बनाते हैं, उसको हम आधार बनाते हैं,
तो उसको आधार बना करके अगर हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में कुछ नया प्रयोग करते हैं तो रिसोर्सेज हमारा इंडियन रिसोर्स हो जाएगा और उससे जो ग्रो अप होने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो प्योर इंडियन टेक्नोलॉजी होगा। आजकल अपने देश में बहुत सारे मैंने एआई के सहायता से बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा रहे हैं और उस डेवलपिंग जो टेक्नोलॉजी जो ग्रो अप हो रहा है उसमें जो हमारे जो ट्रेडिशनल रिसोर्स है तो हमारे ट्रेडिशनल रिसोर्स का उसमें उपयोग हो रहा है। सामान्य रूप से देखिए उनके यहाँ एक मशीन ट्रांसलेशन, तो जैसे ट्रांसलेशन जैसा जो विषय है, अभी हमने कहा जो है कि महापुरुषों का स्मरण भी कर ले, तो महापुरुषों का स्मरण से भी उनकी उपस्थिति हो जाती है। पत्रिका जी बैठी हैं यहाँ। जब मैं आईआईटी कानपुर में था तो वहाँ लिंग्विस्टिक में व्याख्यान के लिए वो गए थे। फिर उन्होंने मशीन ट्रांसलेशन में भारतीय भाषा वैज्ञानिक जो तत्व है उस तत्व का उन्होंने 1 सप्ताह तक, और आईआईटी कानपुर ने उनको बड़े श्रद्धा से उनका आवाहन करके, और भारतीय भाषा विज्ञान के वो तलस्पर्शी विद्वान थे। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे आप सामान्य रूप से ये देखिए कि ट्रांसलेशन ये प्योरली ह्यूमन वर्क, माने एक व्यक्ति ही ट्रांसलेशन कर सकता है कि कोई सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में, और मशीन से अगर हम ट्रांसलेशन करवाते हैं तो मशीन से ट्रांसलेशन करने के लिए उसमें साधन क्या होंगे। ट्रांसलेशन में तो चाहिए कि जैसे एक सोर्स लैंग्वेज है, एक टारगेट लैंग्वेज है, तो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों का उसमें दोनों ऐसा लेक्सिकॉन, एक शब्दकोश बने जो शब्दकोश दोनों कंप्यूटर में हो, प्रोग्रामिंग के द्वारा उसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी हो उसका सेलेक्ट करके वो लाए। तो 1992 में, मैंने 1992 आज हो गया 33 इयर्स, और आज तो बहुत सारा डेवलप हो गया है। जो मैं प्रारंभिक स्टेज बता रहा हूँ और एडवांस में तो और बहुत सारा कार्य हो रहा है। तो उन्होंने कंप्यूटर को एक सेंटेंस दिया, राम ब्रिंग्स, अंग्रेजी टू हिंदी ट्रांसलेशन का टूल्स बना रहे थे आईआईटी कानपुर वाले। राम ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द मार्केट। अब आप ये जानिए, अब हम किसी भाषा, एक भाषा से दूसरे भाषा में अगर अनुवाद करना है और जो टारगेट लैंग्वेज जो लक्ष्य भाषा है उस भाषा के पदों का ज्ञान नहीं है, अर्थ का ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी, हम अपने स्वाध्याय में डिक्शनरी, आजकल तो अब मोटी मोटी डिक्शनरी की कोई अपेक्षा नहीं है, हमारे मोबाइल में सब डिक्शनरी है। आज हमारे मोबाइल में शब्दकल्पद्रुम और वाचस्पत्यम भी है। तो कंप्यूटर वो हम ये सर्च करते हैं कि इसका अगर हमको, माने उस प्राइमरी लेवल का कोई बच्चा है, अगर उसको ब्रिंग्स और मिल्क, अगर आजकल तो घर में कॉमन यूज होता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए राम ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द मार्केट। अब ठीक है, राम है प्रॉपर नाउन, राम का कोई ट्रांसलेशन नहीं करेगा, वहाँ सिंबल दे दिया है, जो वहाँ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस जो है उसमें राम प्रॉपर नाउन है, तो राम का कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। अब ब्रिंग्स, और इतना डिक्शनरी का सब लोग प्रयोग करते हैं। डिक्शनरी का जो प्रारंभिक, जैसे हमारे संस्कृत के ही शब्दकोश हैं, शब्दकोश में शब्द की जो एंट्री होती है, जो शब्द स्थिति है, उसमें या तो प्रातिपदिक होता है, प्रातिपदिक का अर्थ हमारे यहाँ रूट वर्ड, जो रूट वर्ड है उसको कहते हैं प्रातिपदिक, या प्रथमांत, या प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है, अथवा प्रातिपदिक रूप में होता है शब्दकोश में। अब किसी भी अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी है तो वहाँ ब्रिंग का अर्थ लाना है, लेकिन ब्रिंग्स इंग्लिश डिक्शनरी में उसका नेचर नहीं।
डिक्शनरी का वो नेचर नहीं है कि वर्ब के जितने भी फॉर्म हैं, वर्ब है वहाँ, वर्ब के जितने भी टेंस एस्पेक्ट मोडालिटी है सभी में उसका अगर करें तो डिक्शनरी इतनी मोटी है वो इतनी मोटी हो जाएगी और उतना संभव नहीं है। तो सभी टेंस में सभी जो उसके जो पार्ट्स हैं उसमें अगर सभी शब्दों को दिया जाए तो कंप्यूटर ने अनुवाद किया उसका, राम ब्रिंग्स मिल्क फ्रॉम द मार्केट, राम लाना दूध बाजार। राम लाना, ब्रिंग्स का अर्थ वहाँ केवल लाना, दूध बाजार। अब ये जो क्रियाकारक संबंध जो है, अब एक वाक्य रचना के लिए जो क्रियाकारक संबंध की परिकल्पना है, तो वाक्य रचना के लिए क्रियाकारक संबंध जो है वो पाणिनीय व्याकरण में जिस तरह से जिसका प्रतिपादन हुआ है उस तरह से दुनिया के किसी भी व्याकरण में, एक तो कोई भी व्याकरण इतना परिपूर्ण नहीं है जितना पाणिनीय व्याकरण, संस्कृत व्याकरण परिपूर्ण है, जो किसी भी भाषा माने किसी भी क्रियाकारक संबंध का निर्वचन कर सकता है। तो इस तरह से जो है जो मशीन ट्रांसलेशन के टूल्स जो बनने लगे उसमें इंडियन जो हमारे खास करके पाणिनियन ग्रामर और जो न्याय के जो लॉजिक हैं उस लॉजिक का यूज वो आज भी बाहरी वाले देश वाले भी लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी कर रहे हैं। आज जैसे अभी IIIT हैदराबाद में, IIT कानपुर में, सीडेक बेंगलोर में, IIT वहाँ चेन्नई में, ये सारे जगह जो है अभी हमारे जो संस्कृत व्याकरण मैंने व्याकरण में जैसे उनको मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करना है, टेंस एस्पेक्ट मोडालिटी चाहिए, तो अब वहाँ क्रिया अभ्यावृत्ति इत्यादि जो भी है, तो ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं इन रिसोर्सेज को यूज़ करके वो नया नया टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे संस्कृत में निहित मुख्य रूप से 3 जो आजकल टेक्नोलॉजी के लिए, ऐसे तो हमारे सभी शास्त्रों का सबका अपना अपना अलग अलग जगह अपने अपने स्थान पर महत्व है, अपने अपने संदर्भ में सबका महत्व है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए हमारा जो पाणिनियन ग्रामर के जो रूल्स हैं, हमारे जो नव्य न्याय के जो लॉजिक हैं और मीमांसा शास्त्र का वाक्य प्रतिपादन का जो सिद्धांत है, ये जो तीनों सिद्धांत हैं इसको जो आज के जनरेशन के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो इसका अनुकरण करके इन रिसोर्सेज को जान करके वो नए नए टेक्नोलॉजी का डेवलप कर रहे हैं। सारांश इतना ही है, सारांश ये है कि जैसा 1992 में प्रोफेसर राजीव संगल ने कहा था कि हमारे यहाँ जितने टेक्नोलॉजी है सब इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी है और हमको अपना नया टेक्नोलॉजी करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारा रिसोर्सेज भी इंडियन हो, ट्रेडिशनल रिसोर्स हो। तो हमारा जो ट्रेडिशनल रिसोर्स है वो हमारा ट्रेडिशनल रिसोर्स पाणिनीय ग्रामर है और नव्य न्याय का लॉजिक है और मीमांसा का जो वाक्य शास्त्र है, वाक्य प्रतिपादन शास्त्र है वो है। इनसे वाक्यों का किस तरह से अब हम वेद वाक्यों का करते हैं विश्लेषण, आप सब लोगों के कोर्स वगैरह में जितने छात्र हैं ये सब विशेष करके मैं छात्रों के लिए ही करता हूँ। अब माँ हिंस्यात् सर्वा भूतानि एक सामान्य वाक्य है, सब लोग पढ़ते हैं जहाँ तहाँ, जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए, स्वर्ग कामों पशुमालभेत, परस्पर विरोधी वाक्य आ गया। माने स्वर्ग माने वेद में वाक्य माँ हिंस्यात् सर्वा भूतानि वाक्य भी है और स्वर्ग कामों पशुमालभेत भी है। स्वर्ग की कामना हो तो पशु, भाई ऐसा है कि मैं तो मिथिला से आता हूँ, हमारे यहाँ भी बलि प्रथा बहुत है और मिथिला में मैं 12-13 वर्ष का था तो अयोध्या आ गया 1975, आज से 50 वर्ष पहले। तो मैं तो इधर वैष्णव परंपरा में हो गया और हमारे मिथिला में वहाँ बलि परंपरा आज भी है। मैं वैष्णव हो गया, हमारे यहाँ सब लोग शाक्त हैं। तो वहाँ अभी नवरात्र में जैसे प्रत्येक गांव में मैंने जो देवी का मंदिर है वहाँ कितना बलि प्रदान होता है, वो पूरी ज़मीन जो है रक्त रंजित हो जाती है।
अब हम उसको कैसे कहेंगे कि वहाँ जो है माँ हिंस्यात् सर्वा भूतानि। मिथिला के आगे बंगाल जाइए, और मैं संयोग से 3 वर्ष 1 महीना त्रिपुरा में भी रह चुका हूँ, वहाँ भी बहुत बलि प्रथा होती है। तो ये जो वेद वाक्य है, इन वेद वाक्यों का समन्वय कैसे किया जाए, माँ हिंस्यात् सर्वा भूतानि और स्वर्ग कामो पशुमा लभेत, तो इसका निर्वचन जो है ये मीमांसा शास्त्र के द्वारा होता है। तो ये जो विधि है, मीमांसा की विधि, नव्य न्याय की विधि और पाणिनीय व्याकरण की विधि, तो इनमें निहित जो विधि है, इन विधि का प्रयोग करके जो है वो हम एआई से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का निर्माण आज बहुत सारे साइंटिस्ट लोग देश भर में जहाँ तहाँ कर रहे हैं, और हमारे रिसोर्सेज को बाहर वाले भी यूज कर रहे हैं। तो ये तो सामान्य रूप से संस्कृत और टेक्नोलॉजी की बात हो गई। तो थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है अनिल जी ने स्मरण करा दिया तो इतना जो है अच्छा। और अंत में मैं इस अखिल भारतीय संस्कृत परिषद जैसी महनीय संस्था में और मुख्य वक्ता के रूप में, और ऐसे जो श्रेष्ठ थपलियाल जी प्रभृति जो यहाँ श्रेष्ठ विद्वज्जन और सुधी श्रोताओं के बीच में जो मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मुख्य रूप से मैं प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी, पत्रिका जी और पोरवाल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।